जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एनएसए अजीत डोभाल, आईबी के निदेशक तपन डेका और अन्य अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत की यूनियन कैबिनेट ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास बनाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी कि एसके के लिए भारत के योगदान के रूप में 1250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 1 राजस्थान में शुरू हो गया है, जो कि भारतीय सेना और यूएई लैंड फोर्स के बीच अर्बन ऑपरेशन में दोनों देशों की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगी। चाइना ने सर्दियों में भी लगातार अपना सैन्य अभ्यास जारी रखा है। चाइना के 71 समूह और 76 समूह सेना की चीनी ब्रिगेड ने एक अज्ञात स्थान पर इमरजेंसी कॉम्बैट रेडीनेस ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अपने हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में समीक्षा की है। बता दें कि हैप्स प्रोग्राम जो है वो रक्षा मंत्रालय के लिए प्राथमिकता है और ये लियो/जियो सैटेलाइट्स के साथ लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेंस के लिए एक रणनीतिक कार्यक्रम है। भारत सरकार ने अगले 6 वर्षों में 1545 करोड़ रुपए की लागत से पाकिस्तान और चीन सीमा पर 1100 से अधिक बॉर्डर आउटपोस्ट पर 4G मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है और इस पहल से इन दूरस्थ स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिए कम्युनिकेशन और डेटा पहुंच में सुधार होगा। Su-57 बेड़े पर रशिया बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। टेक ऑफ और लैंडिंग को छोड़कर एआई Su-57 और Su-35 में लगभग सब कुछ कर सकता है। एआई हवा की स्थिति का विश्लेषण कर सकता है और उपयुक्त हथियार चला सकता है और अचानक खतरे पर प्रतिक्रिया दे सकता है। वर्तमान में इन विमानों में सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक लगाई जा रही है। डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने घोषणा की है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के लिए लॉन्चर्स तैयार कर लिए हैं। भारत और फिलीपींस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत पहली ब्रह्मोस मिसाइल की जो बैटरी है उसे फरवरी 2024 के अंत में डिलीवर कर देगा और बाकी की 2 बैटरीज को इस साल के अंत में डिलीवर किया जाएगा। भारतीय वायुसेना अब अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर नहीं देगी। इसके बजाय भारतीय वायुसेना प्रचंड और स्वदेशी रूप से तैयार किया जाने वाला इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को प्राथमिकता देगी। बढ़ते पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने कॉन्कोर्स एटीजीएम के साथ अपने एटीवी को तैनात किया है, यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल्स पे इसे तैनात किया है। दरअसल भारतीय सेना की दक्षिणी कमान से कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें कि आर्किटिक कैट आर्टिलरी TBX-700 एटीवी में इन शक्तिशाली मिसाइलों को देखा गया है, जो वर्तमान में भारतीय सेना की गतिशीलता और मारक क्षमता को बढ़ाती है। ये फुर्तीले एटीवी पारंपरिक बख्तरबंद वाहनों की तुलना में कई सारे फायदे देते हैं। इनका हल्का वजन उन्हें ऊबड़ खाबड़े इलाकों में आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है और उन्हें पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है। इसके अतिरिक्त ये टैंकों और अन्य भारी वाहनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत से सेना को रणनीतिक स्थानों पर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भी एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान करता है। ये जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है, इनमें जो कॉन्कर्स एटीजीएम लगा है वो महज एक खिलौना नहीं है दोस्तों। ये सेकंड जनरेशन का हथियार एक्सप्लोसिव रेक्टिक आर्मर से लैस टैंकों को भेदने की क्षमता रखता है, जो कि बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फायदा प्रदान करेगा। और ये कॉन्कर्स दोस्तों कम उड़ान वाले विमानों को भी निशाना बना सकता है, जिससे कि सेना के शस्त्रागार में रक्षा की एक और परत जुड़ जाती है। TBX-700 प्लेटफॉर्म अपने आप में एक सक्षम वर्क हॉर्स माना जाता है। इसका 695 सीसी का इंजन चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है और फुर्तीले TBX-700 और शक्तिशाली कॉन्कोर्स एटीजीएम प्रणाली का संयोजन भारतीय सेना के लिए एक दुर्जय हथियार बनाता है। और एटीवी को भारतीय सेना के द्वारा अपनाना मॉडर्न युद्ध के प्रति भारतीय सेना के दृष्टिकोण के बदलाव को भी दर्शाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जो F414 इंजन डील होनी थी उसमें देरी हो सकती है। दरअसल इस F414 इंजन डील के तहत भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा प्रदान की जानी है, लेकिन अब यूएस डिपार्टमेंट इसका और ज्यादा मूल्यांकन करेगा ताकि किसी भी तरीके का जो रिस्क है वो ना हो, यानी कि ये टेक्नोलॉजी कहीं गलत हाथों में ना चली जाए और कोई इसका रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर पाए, खासकर कि जो उनके दुश्मन हैं उनको देखते हुए। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन पैकेज के तहत F414 इंजन डील के बाद इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी होगा, जिसे कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करेगा। और फिर ये सभी डिपार्टमेंट इस इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक स्क्रूटनी करेंगे और इन सब का अप्रूवल मिलना बेहद जरूरी है, तभी ये अतिरिक्त ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक को विश्वास है कि उनकी टेक्नोलॉजी सेफ्टी के साथ सिक्योर भी रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो रिव्यू प्रोसेस है वो काफी जटिल है, जिससे कि ये इंजन डील लेट हो सकती है। बात साफ है दोस्तों, अमेरिका कोई भी चीज आसानी से नहीं देना चाहता और अमेरिका को लगता है कि भारत के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो इंजनों को डेवलप कर सकता है, लेकिन
अगर हमने इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए ही एक चुनौती ना बन जाए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को इस बात का भी डर लग रहा है कि जिस तरीके से भारत में रशियन इंजन बनाए जाते हैं लाइसेंस के तहत, ठीक इसी तरीके से अगर ये इंजन भारत में बनते हैं तो इनकी जो तकनीक है वो इनके किसी दुश्मन देश के पास ना पहुंच जाए। खासकर कि रशिया उनके टारगेट में रहता है और चाइना भी। लेकिन रशिया के साथ आप सब जानते हैं कि भारत के अच्छे संबंध है। ये सब देखते हुए अब अमेरिका को भी इस बात की झिझक लग रही है कि कहीं गलत हाथों में उसकी ये जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो ना पहुंच जाए। इससे साफ तौर पर अमेरिका की मंशा जाहिर होती है कि वो किसको विश्वास के लायक समझता है और किसको सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। फिलहाल आपको इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ पूरी तरीके से तैयार है सबसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट के टेरेस ट्रायल के लिए, जो कि Su-30 एयरक्राफ्ट से किए जाएंगे, जिसमें कि लॉन्च और वेपन रिलीज प्रोसीजर्स होंगे। डीआरडीओ इस मेड इन टेस्ट को इसी साल आयोजित करेगा, जो कि जमीन और शिप बेस्ड टारगेट्स को हिट कर सकती है लंबी दूरी से, और ये 1 टन का पेलोड ले जा सकता है। उसकी रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिससे कि ये फ्रांस की जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है उससे इसकी रेंज ज्यादा होगी, जिन्हें की राफेल फाइटर जेट्स पे लगाया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा, खास करके इसके एयर फ्रेम का, ताकि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ सके, और इसके बाद इसके एयर इनटेक सिस्टम का रीडिजाइन किया जाएगा ताकि इसे एयरबॉर्न डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि इसके ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो शिप और सबमरीन लॉन्च वेरिएंट से लिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पर एक बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहले 2 दशक में चीन के साथ डील करने में काफी नरमी बरती। विदेश मंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी ने चीन से बातचीत में आदर्शवाद को प्राथमिकता दी, वहीं भारत सरकार अब वास्तविकता को ध्यान में रखकर काम करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि माओ के चीन से कैसे डील करें, इसको लेकर नेहरू जी और सरदार पटेल में भी मतभिन्नता थी। एस जयशंकर जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भारत सरकार चीन से डील करने के मामले में सरदार पटेल के तरीके पर विश्वास करती है। यही नहीं, आगे वो बताते हैं कि देश के 75 साल की विदेश नीति को देखें तो चीन को लेकर काफी तनाव रहा है, और ये पहले से ही था जब नेहरू जी और पटेल जी में एक राय नहीं थी कि चाइना को जवाब कैसे दिया जाना है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में चाइना को सीट देने का फैसला भी नेहरू जी का था, और नेहरू जी ने खुद चीन को सुरक्षा परिषद में सीट देने की बात कही थी। वो चीन फर्स्ट से चिंडिया पर खत्म होती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी आगे बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम हमेशा हारे हैं। कुछ मामले में अगर बात की जाए तो आज इसे समझ पाना मुश्किल है। पंचशील का समझौता ऐसे ही एक उदाहरण है। पूर्वी लद्दाख में चाइना की जो आक्रामकता है उस पर भारत के सख्त रुख का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भारत ने चीन पर ध्यान दिया ही नहीं था, हम तो उनसे केवल ऐसे रिश्ते बना रहे थे जो कि आपसी सहमति पर आधारित हों, जबकि इस चीज को मान्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एस जयशंकर जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सोच समझ कर कही है। हम नेहरू जी का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन उनकी जो विदेश नीति थी और उनके द्वारा किए गए जो काम थे, खास करके चाइना को लेकर जो डील उन्होंने की थी, उसी की वजह से आज चाइना के साथ हमारी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रखी हैं। 62 की लड़ाई को अगर आप देख ले, जब एयरफोर्स का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हमें दर्द देती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान सीमा के पास भारत अब अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने जा रहा है, जिसमें कि जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के साथ इस संबंध में अनुबंध हो चुका है, जिसके आधार पर पहला बैच भारतीय सेना को फरवरी और मार्च के बीच में मिलेगा और ये हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। इसके बाद इन हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन के लिए जोधपुर के सैन्य स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास तो 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें कि पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर तैनात किया गया है। आने वाले हेलीकॉप्टरों की संख्या अगर जोड़कर देखा जाए तो ये 28 तक पहुंच जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो इस साल यानी कि 2024 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। दरअसल 2023 इसरो के लिए काफी शानदार रहा, जहां भारत ने अंतरिक्ष पर अपना अंतरिक्षयान उतारा तो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। इस साल अब इसरो कम से कम 12 प्रक्षेपण करेगा, जो कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगा। सोमनाथन जी ने कहा कि एक्सपोसैट के सफल परीक्षण के बाद हम 2024 में कम से कम 12 और मिशनों की बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एक्सपोसैट एक अंतरिक्ष की ऑब्जर्वेटरी है जो कि ब्लैक होल और अन्य खगोल पिंडों का अध्ययन करेगी। गगनयान के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी चल रही है। 2025 में प्रक्षेपण का लक्ष्य भी बनाया हुआ है, लेकिन अंतिम मिशन के लिए तैयार होने से पहले हम कम से कम 2 और परीक्षण करेंगे। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।